हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। इसमें काफ़ी रिवीजन हम लोग इन शॉर्ट पढ़ेंगे, मतलब कि बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक हम लिए हैं इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1857 के पहले, यानी कि लगभग 1764 से, जब भी बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, है ना, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो उसके बाद से ब्रिटिश जो है यहाँ पे व्यापारी नहीं बल्कि रूलर बन गए, यहाँ के राजा बन गए, एक तरह से यहाँ के रूलर बन गए। उसके बाद फिर लगभग 1857 तक, है ना, इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही रहा। मतलब कि एक वहाँ की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन रहा। फिर 1858 के बाद, है ना, या 1857 के बाद 58 से इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उतने दिन में कैसे शासन होता था, क्या क्या कानून था, किस तरह से हमारा देश चलता था, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि जब हम अभी बताएं कि इंडिया जो है 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था। और उस समय रेगुलेशन कैसे होता था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट लाया जाता था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहली बार 1773 में आया था। इसमें कुछ कमियां थी, तो उसको सुधारने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट और भी डिफरेंट टाइम पे आते रहा। लगभग 20 साल के बाद 1773 के बाद 93 में, है ना, फिर 1813 में, इस तरीके से 1833 में, 1853 में, ऐसे आते रहा। लेकिन हमारे लिए सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, यूपीएससी के लिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। यदि डिटेल वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम सारे चैप्टर का डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हैं, जो मेनली एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे सारे चार्टर एक्ट को कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश पे शासन करता था। और उस समय क्या होता था कि रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ऐसा आया था, है ना। तो चार्टर एक्ट जो है 20 साल के बाद आता था। बस एक 1773 के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया, ब्रिटिश क्राउन टूक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर आने लगा, है ना, GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पहले आया, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। और 1892 में, 1909 में, 19 में, 1935 में, इस तरीके से आते रहा। ठीक है, तो उन लोग रेगुलेटिंग एक्ट लाता था, और जब गवर्नमेंट के अंदर आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हो कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, है ना। बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और उसके तहत एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, जिसमें 4 मेंबर होते थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया जिसमें 4 मेंबर थे। और बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर थे उसका सब्सिडरी बना दिया कलकत्ता का, यानी कि ऐसा बोल दिया कि कलकत्ता जो है जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी है इंडिया में, उसका हेड हो गया और सारे उसके अंदर आ गए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया जिसमें 4 मेंबर होते थे। बम्बई और मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थे ब्रिटिश का, उसको कलकत्ता का सब्सिडरी बना दिया गया। और एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना के लिए बोला गया कलकत्ता में, है ना, दिल्ली में नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, प्रोवाइडेड फॉर अ बॉडी ऑफ 6 कमिश्नर पॉपुलरली नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें एक 6 कमिश्नर, मतलब 6 कमिश्नर का सीट क्रिएट किया गया, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता था। उसको क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता था। उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, एक चांसलर होता था, और 4 प्रिवी काउंसलर होते थे। 6 मेंबर में क्या क्या होता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एंड 4 प्रिवी काउंसलर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। कंपनी का जो मोनोपोली था टू ट्रेड एंड चाइना ट्रेड वाज एबोलिश्ड। इसके पहले 1813 में एक आया था रूल। ठीक है,
1813 में एक रूल आया था जिसमें कंपनी का जो मोनोपोली था ख़त्म कर दिया। मतलब कि अब पहले था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही सिर्फ इंडिया में बिजनेस करेगी ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन 1813 में इस बात को ख़त्म कर दिया गया। उस समय बोला कि सिर्फ चाइना से चाय को छोड़ करके, है ना, चाइना से ट्रेड और टी ट्रेड को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का सब खत्म। ऐसा हुआ 1813 में, और 1833 में सब खत्म कर दिया, मतलब चाइना का टी भी सब खत्म कर दिया, टी ट्रेड भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी मोनोपोली टू टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड वाज एबॉलिश्ड। इट मेड अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप याद रखिए 1773 में जो एक्ट आया था उसमें बोला गया कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। अब 1833 में क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, है ना। यहाँ पे यही ध्यान देने की बात है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें सिविल और मिलिट्री पावर दोनों को दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल जो रहेगा इंडिया का उसको सिविल और मिलिट्री पावर दोनों तरह का पावर रहेगा, ठीक है। एक लॉ कमीशन 1833 में बनाया गया, है ना, याद रखिएगा लॉ कमीशन अभी भी सेटअप होता है। तो लॉ कमीशन सबसे पहली बार 1833 में सेटअप हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसके हेड कौन थे, लॉ कमीशन के हेड थे लॉर्ड मकाले, ठीक है। मकाले जो थे उसके हेड थे लॉ कमीशन के। तो यानी कि मकाले जो है इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल थे। जो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो भारत का सबसे हेड जो है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं उनको कानूनी सलाह देने वाला होता है, लीगल एडवाइज़र बोल सकते हैं इंडिया का, है ना, लीगल एडवाइज़र या सबसे पहला वकील बोल सकते हैं इंडिया का, ठीक है। आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, ठीक है। तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन हो गया, मकाले। और पहला लॉ कमीशन कब सेटअप किया गया था, 1833 में, ठीक है। और इस समय इंडियन सिविल सर्विस भी फाउंड किया गया, द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज फाउंडेड। लेकिन अब तो आप बोलिए कि इंडियन सिविल सर्विसेज तो लगभग 1793 के आसपास ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा फाउंड किया गया था, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के फादर ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया बोला जाता है। तो उस समय जो होता था कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कंपनी में उसमें क्या करते थे कि अपने जो भी उनको पसंद आदमी आता था उनको जो है उसमें पोस्ट दे देते थे। लेकिन ऐसा इसमें क्या होता था कि एग्ज़ाम होने लगा, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विस को फाउंड किया गया 1833 में। 1853 में क्या हुआ, लेड फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर सेपरेटेड, रिड्यूस द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 24 to 18। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1853 में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फाउंड करने के लिए बोला गया। और इसमें एक चीज़ और लिखा गया था कि अगली बार जो है मतलब कभी भी ब्रिटिश क्राउन कंपनी से छीन सकती है वहाँ के शासन का अधिकार। तो मतलब ये पहले से ही ऐसा सोच रखा था ब्रिटिश ने कि 1853 में ही सोच लिया था कि कभी भी जो है हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके डायरेक्टली रूल करने लगेंगे। और 1857 उनको एक बहाना मिल गया, है ना, बोल सकते हैं ऐसा। तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फाउंडेशन मतलब कि इसमें था, रूल था। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक होता था, उसमें 24 से हटा करके 18 मेंबर कर दिया गया। तो ये था 1857 के पहले का कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1833 बहुत बार पूछा गया और 1773 बहुत बार पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या था, एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड पावर वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली रूल को हटा दिया गया और पावर को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू बी गवर्न डायरेक्टली बाई क्राउन थ्रू द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। उस समय एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका बोला जाता है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और इसमें एक नया चीज़ आया, इंडिया का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय में बदल दिया, ठीक है। इंडिया का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय में बदल दिया। तो 1773 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। उसके बाद आता था 1833, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वायसराय ऑफ इंडिया बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। आई रिपीट, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया 1833 में। और 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से वायसराय होता है। और एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नया काउंसिल, फिर ये 1858 के रूल में था, ब्रिटिश डायरेक्टली शासन यहाँ करने लगा, एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। अब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या था, तो वायसराय जो है कुछ मेंबर को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकता था अपने काउंसिल में, है ना। वायसराय कुड नाउ नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज काउंसिल। एंड 1862 3
इंडियंस वेर नॉमिनेटेड, ठीक है। 1861 में जो है ऐसा कानून आया कि वायसराय जो है अपना जो उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मतलब कि उसका जो बोर्ड है ना, उसका जो काउंसिल है, उसमें वो 3 इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। ऐसा क्लियर नहीं किया गया था कि 3 ही इंडियन, सम इंडियन बोला गया था, लेकिन वो अपने 3 इंडियन को किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज काउंसिल, और 1862 में 3 इंडियन को नॉमिनेट भी किया गया था। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या हुआ, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, है ना, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। जैसे अभी आप देखते होंगे संसद में क्या होता है कि जब भी कोई बजट पेश होता है या भी कोई भी कानून पेश होता है तो लोग इधर से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जो भी मेंबर होते हैं बाकी मेंबर। तो ऐसा अधिकार पहले नहीं था, ये 1892 के बाद आया है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके बाद आया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर के नंबर को बढ़ाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को। इसमें मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ठीक है। एंड मेंबरशिप लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर इंक्रीज 16 to 60। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया था, और एक नया सिस्टम रिप्रेजेंट किया जिसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, एज पर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्ट ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम कब से आया, 1909 में आया, ठीक है। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉर्ले। ये मुस्लिम लीग के डिमांड पे आया था, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, वो मतलब मानते हैं कि पाकिस्तान के बंटवारा, मतलब इंडिया का जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान के क्रिएशन का जड़ यहीं से हो गया था, है ना। तो बीपीएससी 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान के बंटवारे का मुख्य कारण क्या है ना। उसमें ऑप्शन था जिन्ना था, मिंटो थे, इस तरीके से। तो उसका सही आंसर होगा मिंटो। अधिकांशतः आदमी उसमें जिन्ना को मारे थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आएगा एकदम नाम क्लियर लिख के आएगा कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन माना जाता है, तो वहाँ पे हो जाएगा मिंटो, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, मतलब इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन वहाँ पे होगा आप लगा सकते हैं और वही सही होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें मोंटेस्क्यू जो सेक्रेटरी स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ठीक है। तो इसमें डायरकी लाया गया। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ डायरकी। इस एक्ट में एक डायरकी का सिस्टम लाया गया, यानी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर पे एक प्रोविंस पे, जैसे अभी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से डायरकी लाया गया, एक सेंट्रल डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंसेज। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। सेंट्रल सब्जेक्ट तो जैसे अभी आता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, 7th शेड्यूल में है ना, ये ध्यान रखिएगा, 7th शेड्यूल में है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अभी जो तीनों बांटा गया है, तो समझिए यहीं से लगभग बांटा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से ही लिया गया है इस तरह से कि 3 लिस्ट बनाएंगे। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कानून, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार, कंकरेंट पे दोनों बनाती है। लेकिन जब दोनों के कानून में डिफरेंस आता है तो फिर केंद्र सरकार वाला वैलिड होता है। तो उसी तरह से तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी कि जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक था ट्रांसफर्ड, एक था रिजर्व्ड, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पहली बार क्या हुआ, तो बाई कैमरलिज्म, मतलब कि 2 सदन, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, या लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है किसी स्टेट में। तो वही यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ कंट्री में। और इसमें एक चीज़ और नया ऐड हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में मिला था सिर्फ मुस्लिम को, वो बढ़ा दिया गया किसके लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, सबसे पहले तो इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। डायरकी आया, डायरकी मतलब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको 2 पार्ट में बांटा, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। और फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म इस्टेब्लिश हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ देश में। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ये बढ़ा दिया था सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए भी। तो इतना याद रखिएगा 1919 के बारे में। इसमें एक और प्रोविजन था, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन था, जो यूपीएससी और बीपीएससी हम लोग देखते हैं ना। इट मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन विच केम इनटू बीइंग 1926 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम
बाय एम.एन. रॉय 1934। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये तो 1919 वाले में ही आया था कि सेंटर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, पीएससी बनाया जाए, है ना, 1919 में आया था। फिर इसी के तहत 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था, ठीक है, जो हम लोग अभी यूपीएससी बोलते हैं। पहले इसको बोला जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बाद में इसको यूनियन किया गया फेडरल से, ठीक है। एक एम.एन. रॉय थे, उनके द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बनाने का प्रस्ताव दिया गया अंग्रेज को 1934 में। आप यहाँ पे देखेंगे इस दरमियान और क्या हुआ था, 1919 के बाद 1927 में साइमन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 27 के दिसंबर में। 1928 के स्टार्टिंग में जो है साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसमें भारी विरोध झेला गया था। आई थिंक कि फरवरी में आया था इंडिया में, है ना, दिसंबर नवंबर के आसपास सेटअप हुआ था 1927 में। 28 में इंडिया में आया था। उसके बाद फिर रिपोर्ट उस समय जो है वहाँ के जो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा चैलेंज किया गया था कि आप लोग कानून नहीं बना सकते। तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के जो पापा थे, उनके नेतृत्व में इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट भेजा गया जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। हालांकि नेहरू रिपोर्ट को जो है मुस्लिम लीग नहीं माना था, मतलब मुस्लिम लोग बोला था कि हम जो है नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। तो उधर से आया था साइमन कमीशन और इधर से गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। साइमन कमीशन को हम लोग नहीं माने, नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज नहीं माना, मुस्लिम लीग नहीं माने और भी कई लोग नहीं माने, है ना। तो यानी ये दोनों खारिज हो गया। तब उन लोग बोला कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, ये देश कैसे चलेगा, आइए बैठ कर डिस्कस करते हैं। तब उसके लिए हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, मतलब एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको 3 सेशन में किया गया, तो इसलिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माना जाता है। 1930, 31 और 32, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 30 में, दूसरा 31, तीसरा 32 में। 1930 में कोई नहीं गया, मतलब कि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया, अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट किए। तो ऐसा बोला जाता है कौन आदमी जो है तीनों में गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था। तो बी.आर. अम्बेडकर, एक और थे तेज बहादुर सप्रू। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं। तो एक और थे तेज बहादुर सप्रू, है ना, जो तीनों में गए थे, 30, 31, 32 तीनों में गए थे, ठीक है। तो 2 आदमी का आप नाम याद रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, तीनों राउंड टेबल में हो गए थे। तो इसमें हुआ क्या कि पहली बार में तो कांग्रेस गया नहीं, है ना। तो ब्रिटेन को ये एहसास हुआ कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगा तब तक कोई कानून अच्छे से नहीं बन सकता, मतलब इंडिया को चलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस उस समय बहुत बड़े रिप्रेजेंट करता था, बहुत बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 31 में स्टार्टिंग में दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो है बहुत सारा गांधी जी का डिमांड था, आई थिंक 14-15 के आसपास डिमांड था। और अंग्रेज़ों का कुछ डिमांड था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको बंद किया जाए, है ना, और भी कई तरह के। तो इसी में जो है गांधी जी का डिमांड था। तो गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे हुआ और गांधी जी तैयार हुए लंदन जाने के लिए, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। जिस जहाज़ से गए थे उसका नाम था एस.एस. राजपूताना, आप याद रखिएगा, एस.एस. राजपूताना, ये पानी वाला जहाज़ था, ठीक है। पानी के जहाज़ से जो है मतलब लंदन गए थे गांधी जी एस.एस. राजपूताना में बैठ करके। तो वहाँ पे 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा था। एक कम्युनल अवार्ड वहाँ पे बोला जाता है, रामसे मैकडोनल्ड उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और इरविन यहाँ के वायसराय थे। गांधी इरविन पैक्ट, है ना, तो इसलिए गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, क्योंकि इरविन यहाँ के वायसराय थे। तो इस समय क्या हुआ कि वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एससी कैटेगरी और जो भी शेड्यूल कास्ट यहाँ के थे, मतलब कि जो हरिजन लोग थे, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाए। इस तरीके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जैसे था कि सिर्फ वही लोग उसको वोट करते, तो इसको और एक्सटेंड किया जा रहा था। तो गांधी जी इसके विरोध में रिटर्न होकर यहाँ चले आए। तो यहाँ रिटर्न होकर चले आए तो उनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1931 वाला में जो आया कि इसको, तो गांधी जी इसके विरोध में जो है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा रहा था, इसके विरोध में जेल में ही, पुणे में जेल में थे, यरवदा जेल। तो वहीं पे जो है गांधी जी अनशन करने गए ना, बोले कि हम फास्ट एंड टू डेथ करते हैं, मतलब कि हम अनशन करते हैं। तो फिर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था, है ना। पूना पैक्ट हुआ था 1931 में। तो पूना पैक्ट पे गांधी जी थे, मतलब कि गांधी जी के बीच में हुआ और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, और वहीं से आरक्षण का सिस्टम आया। जैसे अभी आप देखते हैं ना कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है। तो एक तरह समझिए पूना पैक्ट ही उसका स्टार्टिंग था। और पूना पैक्ट में
अंबेडकर जी थे और गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी उस पैक्ट पे सिग्नेचर नहीं किए थे। गांधी जी की तरफ से, गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा। ये आई थिंक यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पे गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय किए थे, वही जो बीएचयू के संस्थापक हैं। ठीक है, तो फिर 1930, 31 और 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तीनों के आधार पे ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोले कि इस तीनों में जो भी यहाँ पे कंक्लूजन निकला है उसको मिला करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। ठीक है, और यहाँ पे जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ था तो सरोजनी नायडू गांधी और इरविन को जो है दो साधु की संज्ञा दिए थे, बोले थे कि दो साधु के बीच में समझौता हुआ है ना। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी और इरविन को साधु की संज्ञा कौन दिए थे, तो सरोजनी नायडू दिए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है यहाँ से मतलब कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक तरह से कंक्लूजन था। और इस तरह जो हम लोग आज कानून देखते हैं, अपना संविधान देखते हैं, इस एक्ट से बहुत ज़्यादा उसमें निकाला गया है ना, मतलब इससे बहुत सारा उसमें लिया गया है। तो इसमें क्या आता है, प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट। तो इसमें जो भी प्रोविंस, ब्रिटेन का जो प्रोविंस था और प्रिंसली स्टेट थे, सबको मिला करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। और इसमें 3 लिस्ट थे, फेडरल, प्रोविंशियल और कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, जो अभी हम लोग देखते हैं ना, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट अभी हम बताए थे, तो यहाँ भी था उसमें, है ना, फेडरल, प्रोविंशियल और कनकरेंट। जैसे पहले वाले में हम बताए थे, इधर एक था कि प्रोविंशियल वाले को 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, और सेंट्रल वाला तो अपना था ही, उसमें कनकरेंट का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कनकरेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे कनकरेंट भी है। एक और इसमें एक और लिस्ट होता है, अभी भी वो लिस्ट है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट मतलब कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो तीनों में नहीं लिखा गया हो। जैसे जिस समय यूनियन, स्टेट और करेंट लिस्ट 1947 में लिखा गया था हम लोग के संविधान में, तो उस समय कोई जानता था कि साइबर क्राइम नाम का भी कोई चीज़ होगा? उस समय भी कोई नहीं जानता था कि, अभी भी कोई नहीं जानता कि भविष्य में कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा या फिर नया तरह का कुछ खोज होगा जिसके तहत कोई कानून बनाना पड़ेगा, है ना। 1947 में कोई नहीं जानता था कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट होगा, तो एक टेक्नोलॉजी के लिए मंत्रालय बनाना पड़ेगा, टेलीकॉम रेगुलेशन रूल बनाना पड़ेगा, है ना, सोशल मीडिया के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, प्राइवेसी के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस समय कोई नहीं जानता था, तो वो तीनों में से कोई लिस्ट में नहीं है ना। तो रेसिडुअल सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जो तीनों में से कोई लिस्ट में नहीं है ना। इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे, कल कौन देखा है ना, कल किसने देखा। तो रेसिडुअल लिस्ट में जो है जो भी टर्म आता है, तो उस समय जो वायसराय के पास था, उस समय किसके पास था, वायसराय के पास था। ठीक है, उस समय वायसराय के पास था, लेकिन अभी किसके पास है, तो अभी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। उस समय वायसराय के पास था, तीनों में से नहीं था, अभी जो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, मतलब अभी भी समझिए कि प्रेसिडेंट के पास ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया। ये डायरकी को एबोलिश किया। ठीक है, प्रोविंसेज में याद रखिएगा, इट एबोलिशेज डायरकी इन प्रोविंसेज एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेज। 11 में से 6 प्रोविंस में जो है बाई कैमरलिज्म यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित किया। ठीक है, तो अभी भी देखते हैं हम लोग 6 ही स्टेट के आसपास है और लगभग वही वाला है, बिहार में, यूपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। ये 6 स्टेट में अभी भी है। और इतना ही में उस समय भी था, लेकिन उस समय जैसे वेस्ट बंगाल में भी आया था, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। उस समय आई थिंक तमिलनाडु में भी था 6 में, लेकिन अभी वहाँ नहीं है। तो वो हटते घटते रहता, लेकिन यूपी, बिहार इसमें था उस समय भी, वेस्ट बंगाल में था। 6 स्टेट में, 11 में से 6 स्टेट में जो है बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी कहने का मतलब वोटिंग देने का राइट को एक्सटेंड किया। एंड अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गेट वोटिंग राइट। और फिर भी कितना भी एक्सटेंड किया तो लगभग 10% पॉपुलेशन ही वोटिंग राइट गेन किया, मतलब 10% लोग ही वोट करते थे। इसमें एक और नया टर्म था, आरबीआई का स्थापना करना। इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था, फेडरल कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अभी उसको। तो फेडरल कोर्ट में 1935 के एक्ट के कारण ही बना था। ठीक है, रिजर्व बैंक हम लोग जो देखते हैं वो भी आरबीआई के एक्ट के कारण ही बना है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के कारण ही बना है। ठीक है, 1773 में जैसे सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था ना, तो 1935 वाले एक्ट से जो है कहाँ हुआ, तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या है, प्रोमिस डेट आफ्टर द वार कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप अ फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी एक्सपेंडेड इमीडिएटली। ऐसा बोला गया
अगस्त ऑफ 1945 आया था, याद रखिए 1940 में। तो इसमें मेनली इंडियन लोगों के पास एक ऑफ़र दिया गया कि युद्ध में तुम लोग शामिल हो जाओ ऑफिशियली रूप से, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उसके बदले में क्या मिलेगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के लिए एक असेंबली गठित किया जाएगा युद्ध के बाद, और वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा अभी तुरंत। ये था अगस्त ऑफर में मेन 2 पॉइंट। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप किया जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस वाज प्रोपोज्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऐसा बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस देंगे हम लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे जो तुम्हारा संविधान लिखेगा, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी मेंबर होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा चुने जाएंगे और प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था 1946 में, ठीक है, उसमें भी यही काम हुआ था कि प्रोविंस के द्वारा चुना गया था जो स्टेट थे। जैसे अभी यहाँ पे राज्यसभा में इलेक्शन होता है ना, कि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं, तो उसी तरीके से वोटिंग हुआ था। और प्रिंसली स्टेट जो थे, जो राजा महाराजा वाला स्टेट था, वहाँ से नॉमिनेशन आया था कि हमारे तरफ से ये फलना रहेंगे, ठीक है। एनी प्रोविंशियल स्टेट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोड निगोशिएट सेपरेटली विद ब्रिटेन। और जो भी प्रोविंशियल स्टेट को नॉट, मतलब कि जो एक्सेप्ट नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि इस पे मुस्लिम लोगों का इतराज़ था, मुस्लिम लीग वाले को, तो वो ब्रिटेन से डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं, क्रिप्स मिशन में बोला गया। लेकिन इसको जो है बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया में। क्यों? पहला ही लाइन देखिए, डोमिनियन स्टेटस। तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग तो हम लोग 1929 में ही ख़त्म कर दिए, 29 के पहले तक मांगते थे। डोमिनियन स्टेटस जो है इंडिया 29 के पहले तक मांगता था। 1929 का लाहौर सेशन होता है JL नेहरू की अध्यक्षता में, और उसमें बोला जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे और यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, कंप्लीट फ्रीडम। तो नेहरू का यही कहना था कि डोमिनियन स्टेटस जो आप आज देने आए हैं वो तो हम 29 में ही छोड़ दिए, 13 साल पहले ही छोड़ दिए, तो हम लेके करेंगे कब इसको, अब हमको पूरा आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो ये था डोमिनियन स्टेटस। और गांधी जी इसको बोले थे कि एक डूबता हुआ बैंक का एक चेक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ बैंकरप्ट, है ना, मतलब कि ऐसा बैंक जो जिसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा, जो दिवालिया घोषित हो गया, उसका एक पोस्ट डेटेड चेक है, पुराना चेक है, ठीक है। ऐसा गांधी जी का कहना था क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था, और इसी के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुआ। इसमें क्या प्रपोजल था, डेट देयर वाज टू बी यूनियन ऑफ इंडिया, कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडियन एंड इंडियन स्टेट। मतलब इसमें भी वही कि ब्रिटिश का जो प्रोविंसेज है इंडिया में और इंडिया का जो प्रिंसली स्टेट है उसको मिला करके एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए। विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू रन फॉरेन अफेयर्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ फॉरेन अफेयर को देखे, डिफेंस को देखे, कम्युनिकेशन को देखे। इंडिया वाज टू बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप ऑफ प्रोविंसेज। इंडिया में 3 ग्रुप ऑफ प्रोविंसेज बनाया जाना था। एक था ऐसे, मतलब कि एक प्रिंसली स्टेट का ग्रुप, एक ब्रिटिश का ग्रुप, एक मुस्लिम लीग वाले का ग्रुप। इस तरीके से तीन ग्रुप बनाना था प्रोविंसेज का, 3 तरह के जैसे एक हो जाता है इस तरह से, आपको हम बताते हैं। एक था जो ब्रिटिश के डायरेक्टली अंदर थे, एक प्रिंसली स्टेट वाले थे, ठीक है, और एक जिनको कॉम्युनेट, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। ऐसे 3 स्टेट यहाँ पे बनाना था, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेज, ठीक है। बाद में फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसमें ग्रुप ए स्टेट, ग्रुप बी स्टेट, ग्रुप सी स्टेट ऐसे रहता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। 1956 तक इस तरीके से रहा भी था, ग्रुप ए स्टेट, ग्रुप बी स्टेट, ग्रुप सी स्टेट ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अब ग्रुपिंग वाला सिस्टम हटा दिया गया। तो ये था कैबिनेट मिशन में, और कैबिनेट मिशन में ये बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना उसके लिए वोटिंग कैसे हुआ था, तो हम आपको बताया जैसे अभी राज्यसभा में वोटिंग होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली 9 दिसंबर 1946। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और हालांकि इनको बाद में इलेक्ट किया गया था, सबसे पहले जो बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, 1-2 दिन के लिए बने थे। बाद में फिर जब इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया तो वो रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सबसे पहला या फिर बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एस.सी. मुखर्जी एंड BN राव वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी और BN राव। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये दोनों क्या थे कि वाइस प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे।
इसमें 22 कमेटी बना था। इट फॉर्म 22 कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जितने भी काम होता है उसको 22 डिपेंडेंट कमेटी में बांटा गया था। एमॉन्ग दिस ड्राफ्टिंग कमेटी वाज इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमेटी जो BR अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। वन दैट वाज अपॉइंटेड ऑन अगस्त 1947 विथ BR अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन। और इसमें 11 क्या कह रहा है कि पूरे संविधान बनाने में कितना दिन लगे, तो 11 सेशन हुआ था। जैसे अभी पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो हमेशा काम करते रहता था, वहाँ भी सेशन चलता जैसे अभी चलता है, फिर बीच में छुट्टी होता था, फिर चलता था सेशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 11 सेशन हुआ था, लगा था कितना दिन, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, कहीं 17 दिन कहीं 18 दिन लिखा रहता है। तो आप याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या 17 दिन, इस तरीके से संविधान जो है बन करके तैयार हुआ था। पहली बार कब बैठा था, तो 9 दिसंबर 1946, और अंतिम बार 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। इसमें क्या बोला गया कि इंडिया द ब्रिटिश रूल इन इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश इंडिया कुड बी डिवाइडेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी वर एबोलिश्ड, जो वाइसराय का ऑफिस था और सेक्रेटरी का ऑफिस था उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत बोला कि इंडिया को 2 पार्ट में बांटा जाएगा, और इसमें बताया गया था कि जुलाई 1948 के पहले जो है हम आज़ादी दे देंगे, जून या जुलाई 48 के पहले हम लोग आज़ादी दे देंगे। और अंतिम में 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। और हम लोग का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो पहले से वर्क कर ही रहा था। तो इस पे बारे में हम डिटेल में भी एक चैप्टर करके वीडियो लाएंगे, ये रिवीजन था, है ना, ये तो काफ़ी शॉर्ट में हम बताएं, इसको पूरा पढ़ने में 4-5 घंटा से ज़्यादा लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। याद रखिए कि एडॉप्ट किया गया है ना, फोर्स में कब है, 26 जनवरी 1950। तो आप यहाँ पे देखिए कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार था, तो हम लोग आखिर 2 महीना लेट क्यों किए, नवंबर से फिर जनवरी का वेट क्यों किए। तो अभी हम बताएं कि 1930 में 1930 में ये तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना आज़ादी दिवस मनाएंगे, है ना। तो उस दिन तो आज़ादी मिला नहीं, मिला कब, 15 अगस्त को। तो इस डेट को इम्पोर्टेंस को रखने के लिए कि हम लोग ऐसा कुछ सोचे थे, आने वाला पीढ़ी जाने, तो उसके लिए संविधान को जानबूझ करके 26 नवंबर 1950 में बन गया था, फिर भी 2 महीना लेट करके 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काफ़ी शॉर्ट वीडियो था, है ना, बस रिवीजन के पर्पज से था, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।